नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके क्लाइमेटोलॉजी का एयर मासेस। ठीक है, हम लोग ने एयर लगभग आधा से ज़्यादा आपका क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर दिया। फ्यू चैप्टर्स जैसे साइक्लोन्स एंड छोटा मोटा जो और प्रेसिपिटेशन वगैरह जो चैप्टर्स रह गए वही सिर्फ रह गए। जो मेन क्रक्स वाला पोर्शन था वो हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग ने वो सारे वीडियोस आप लोग ने नहीं देखो, मेरे ख्याल 4 वीडियो 5 वीडियो है, उनको आप लोग ने नहीं देखा हो तो क्लाइमेटोलॉजी का आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। अभी ना आप देख सके तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, एयर मासेस एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर है, और जितने भी मैंने वीडियोस बनाया वो इसी तरीके से बनाया है कि अगर आप सेपरेटली एक एक वीडियो भी देखते हैं तो भी आपको सारा का सारा कंटेंट समझ में आएगा। मैंने किसी में भी ऐसा इंटरलिंकिंग करने का काम नहीं किया है, सो दैट ऐसा ना हो कि आपको एक वीडियो देख के दूसरा वीडियो देखना कंपल्शन हो जाए। ऐसा मैंने नहीं किया है, हालांकि आप देखेंगे तो आपका ही सिलेबस कंप्लीट होगा। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एयर मासेस हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एयर वीडियो आपका जो फ्रंटोजेनेसिस होता है उसके लिए आपका एयर मासेस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो साइक्लोन फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे फ्रंटोजेनेसिस क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि एयर मासेस क्या है, उनके बारे में ठीक से मतलब सारा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऐसा एयर का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं स्लैब जो कि किसी एक होमोजेनियस सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली काफी समय तक रुका हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि समझ लीजिए कि एक बड़ा ओशन, पैसिफिक ओशन के ऊपर एक बहुत बड़ा एयर मास काफी समय से रुका हुआ है। ठीक है, ऐसे कंडीशंस बने हुए हैं कि उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं हो पा रहा, मतलब जो आपका जो एयर का स्लैब है वो पूरा का पूरा एक उसके ऊपर बस ऐसे कंटिन्यूसली फिट हुआ है और काफ़ी समय तक है, मतलब महीनों लग जा रहे हैं, 20-25 दिन तक वो उसी जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा ना कि धीरे धीरे वो जो एयर का स्लैब होगा ना, वो एयर का मास जिसको बोला जाता है एयर मास, वो पूरा का पूरा जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशन या फिर जो लैंड जो नीचे ज़मीन पे है उसको, उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कहाँ ऊंचा कहाँ नीचा, उसका टेम्परेचर क्या है, अगर वो 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका भी टेम्परेचर हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट जो नीचे रहेगा वैसे ही मॉइस्चर कंटेंट ऊपर भी हो जाएगा। ऐसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी पेस्ट कर लेता है अपने यहाँ पे, मतलब वो आपका जो होमोजेनियस लैंड सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर था उसको वो अच्छी तरीके से अडेप्ट कर लेता है अपने अंदर, उसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी पेस्ट कर लेता है। इससे क्या होता है ना, एयर मास जो होता है वो एक तरीके से इट गेट्स मिंगल्ड इनटू द होमोजेनियस सरफेस जिसके अभाव वो घूम रहा है। ठीक है, आपको वापस से अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसकी संगत में रहेगा उसी की तरह हो जाएगा। ठीक है, अच्छे लोगों के संगत में रहोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरों के संगत में रहोगे तो बुरे बन जाओगे, मेरे साथ रहोगे तो फिर पता नहीं क्या बन जाओगे। चलिए, तो ये ऐसा है कि समझिए कि आपका लैंड फॉर्म है। ठीक है, लैंड फॉर्म है, इसके इसके कुछ अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं या फिर आपके एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। उसके ऊपर जो एयर का स्लैब है, वो जो बड़ा सा स्लैब है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी पेस्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पेड़ उग रहे हैं तो यहाँ पे पेड़ उगना स्टार्ट हो, ऐसा नहीं होने वाला। जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और क्या बोलते हैं विंड का वेलोसिटी वगैरह, ये सब कुछ उसके अंदर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाने वाला। ठीक है, और ये जो आपका एयर मास होता है ना, ये ऐसा नहीं कि छोटा सा एरिया में, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा नहीं होता है, हंड्रेड्स ऑफ 100 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसके बहुत ही बड़े बड़े लेंथ होते हैं। ठीक है, इसलिए जनरली इसके फॉर्मेशन बहुत ही रेयर होता है, और जब ये फॉर्म होता है तो इसके कुछ फिक्स जगह है जहाँ पे ये फॉर्म होता है। हम लोग आगे उसके बारे में बात करें कहाँ कहाँ पे फॉर्म होता है, तो हम लोग अच्छी तरीके डिटेल में इसको समझ में आ जाएगा। होप करता हूँ एयर मास का बेसिक जो डेफिनेशन है वो आप लोग को समझ में आ गया कि इट इज द मास ऑफ द एयर विच रिमेन्स ओवर अ होमोजेनियस एरिया फॉर सफिशिएंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज नोन एज एयर मास। ये इट एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोजेनियस एरिया ओवर विच इट इज लाइंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि होमोजेनियस एरिया के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ जाता है और ये लगभग उसी की तरह हो जाता है। ठीक है, तो अगर लैंड के ऊपर है तो लैंड से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, अगर वाटर के ऊपर है तो फिर वाटर से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे उसका डिवीजन होता है, कौन कौन से रीजन बनते हैं, क्या क्या हो सकता है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को होप करता हूँ समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एयर मास का एयर से डिस्टिंग कैसे है, मतलब एयर से डिस्टिंग कैसे है, तो मैंने आपको बताया कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी पेस्ट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है ना,
इतने बड़े एयर मास के अंदर बहुत ही लिटिल वेरिएशन होता है। मतलब एक जगह पे अगर 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो दूसरे जगह पे भी लगभग लगभग 26 डिग्री एंड हाफ, 25 डिग्री एंड 9 ऐसे कुछ करके टेम्परेचर होगा। मतलब बहुत ही रेयर इसके अंदर बहुत ही मतलब डिफरेंस आएगा, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आएगा। मतलब आप इस तरफ से दूसरे छोर तक मतलब हजारों किलोमीटर चले जाओगे, तब जाके हो सकता है कि उसके अंदर टेम्परेचर्स के या ह्यूमिडिटी के या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बहुत ड्रास्टिक फॉल आपको समझ में आए। लेकिन काफी दूर तक जाने के बाद समझ में आ रहा है, तो मतलब बहुत ही लिटिल वेरिएशन होता है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे करके उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो इससे क्या होता है कि लगभग एक होमोजेनियस मास की तरह ये एक्ट करता है, एक एक पूरा सिंगल स्लैब की तरह काम करता है, एक सिंगल बॉडी की तरह काम करता है। ठीक है, बाकी ये इंटीग्रल पार्ट है आपके ग्लोबल प्लानिटरी सिस्टम का, ये सब याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सरफेस आपका लोअर आपका स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे वाले सेक्शन में ही रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी वेदर इवेंट्स होंगे वो ट्रोपोपॉज के नीचे ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। अब सोर्स रीजन पे आते हैं, जो हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन इस वीडियो का ये है कि सोर्स रीजन क्या है, कहाँ से ये आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके उस वो सारे के सारे सोर्स रीजन हम लोग देखेंगे, और उसके बेसिस पे जो एयर मासेस के डिविजन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कभी भी आप लोग ये समझिए कि जहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम होगा, हम लोगों ने लो प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम दोनों देख लिया, बेल्ट्स वगैरह हम लोगों ने सारे के सारे क्लियर कर लिए, कहाँ पे कौन सा बेल्ट बनता है, कौन सा सब ट्रॉपिकल लो कहाँ पे, सब पोलर लो कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल हाई का, ये सारे के साथ हम लोगों ने सब डिस्कस किया। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स रीजन में आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहीं पे एयर मासेस बन सकते हैं। क्यों ऐसा? लो प्रेशर जहाँ पे होता है वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी एयर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एयर का मूवमेंट जो होता है वो कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। दैट इज वाई आप समझिए कि इसके ऊपर अगर एयर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर एयर है तो ये क्या करेगा कि नीचे से जो आपकी हीट आ रही है ये इसको तोड़ देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एयर मास को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देगी, तोड़ देगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कभी भी एयर मास का बड़ा फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। इसी के बजाय जो हाई प्रेशर होता है उसमें क्या होता है कि हवा जो होती है नीचे सबसाइड करती है, लेकिन ये सबसिडेंस जो होता है बहुत ही तेजी से नहीं होता, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और ये सब्सिडेंस होने की वजह से अगर इस एक जो एयर मास है, तो इस सब्सिडेंस के नीचे ही आपका एयर मास का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक स्लैब जो होगा वो एयर मास का, वो इसी सब्सिडेंस के लेयर में ही फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके वजह से आप लोग जहाँ पे भी हाई प्रेशर पाएंगे वहां ही जनरली आपके एयर मास का फॉर्मेशन होता है। लो एयर जो लो प्रेशर होता है वहां पे एयर मास का फॉर्मेशन होता नहीं है। ठीक है, ये बेसिक क्राइटेरिया। नेक्स्ट है आपका हीट एंड मॉइस्चर का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ये सब चीज़ें सब कोई खास नहीं है, बाकी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना चाहिए, ये सब चीज़ें कोई इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं जो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एयर मास होने चाहिए, तीन जो प्राइमरी कंडीशंस है वो हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट, सोर्स रीजन जो होगा वो जेंटल होना चाहिए, डाइवर्जेंट एयर वहां पे होनी चाहिए, और डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, मतलब हाई प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया कि ये आपका लो प्रेशर है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब कन्वर्जेंस मतलब हवा सारा का सारा बीच में आ रहा है और फिर वो ऊपर जाके फिर डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को जो चाहिए जहाँ पे एयर मास का फॉर्मेशन होगा वो इस रीजन में होगा, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा ऊपर कन्वर्जेंस होगा, यहाँ पे ऊपर लो प्रेशर होगा और यहाँ से कन्वर्ज करके हवा नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाएगी। ठीक है, तो इस रीजन में हमेशा एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस के अंदर ही आपके एयर मासेस का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा एरिया जहां पे हाई प्रेशर बट लिटिल प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, हाई प्रेशर होना चाहिए लेकिन उसके प्रेशर डिफरेंस को बहुत ही कम होना चाहिए। इसको एक लाइन मत समझिएगा, ये हाई प्रेशर मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस होने चाहिए और उसके साथ ही बहुत ही लिटिल प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए काफी दूर तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जो आपका जो एयर मासेस है मोस्टली आपके नो मेजर सोर्स रीजन आपके मिड लैटिट्यूड के रीजन में आपके बहुत ही कम पाए जाते हैं। जो मिड लैटिट्यूड वाला रीजन है आप लोग का अर्थ पे हम लोगों ने देखा था कि नीचे वाला आपका इक्वेटोरियल रीजन है, फिर उसका सब ट्रॉपिकल रीजन है और फिर आता है मिड लैटिट्यूड वाला रीजन। तो मिड लैटिट्यूड वाला जो रीजन है इट इज मतलब इट इज अफेक्टेड बाय द साइक्लोनिक इवेंट्स। यहाँ पे साइक्लोनिक इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून वगैरह बहुत सारे आते जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एंटी साइक्लोन्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनसे क्या होता है कि ये रीजन में मोस्टली क्या होता है कि आपका जो एयर मास का फॉर्मेशन है वो बाधित हो जाता है, रुक जाता है। तो इससे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एयर मासेस फॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है, होप करता हूँ इतना आपके कंडीशंस आपको फॉर्मेशन जो है वो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं आपके 5 मेजर सोर्स ऑफ रीजन। देखिए वर्ल्ड में
चार ही रीजन है, ठीक है। जो ज्योग्राफी का जो जो मैंने बुक्स पढ़े हैं उसमें चार ही रीजन्स थे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बुक्स के अंदर पांच या किसी किसी में छह भी लिस्टेड है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए यहाँ पे जो फिफ्थ वाला यहाँ पे लिस्टेड किया गया, ठीक है, जो आपका एंटार्क्टिका और आर्कटिक से रिलेटेड है, इसको कहीं कहीं बुक्स के अंदर अलग से एयर मास फॉर्मेशन रीजन की तरह, सोर्स रीजन की तरह लिस्टेड किया जाता है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो बुक मैंने पढ़ी थी सविंदर सिंह की, उनके अंदर चार ही लिस्टेड किए गए थे, ठीक है। लेकिन अब नए एडिशंस में क्या नया एडिशन हुआ है वो मुझे पता नहीं है, तो आप लोग को बता मैं सब दूंगा, पांचों छो सब बता दूंगा। लेकिन एग्जाम में आप लोग अपने दिमाग से काम लीजिएगा कि वहां पे आपको कितना लिस्टेड करना है, ओके। तो जो प्राइमरी है वो आपके ऊपर चार वाले हैं, यहाँ पे अगर एग्जैक्टली बताया तो ये चार ही सिर्फ है जो आपके प्राइमरी है। और जो नीचे वाला है आर्कटिक और एंटार्क्टिका, वो आपका अलग से एडिशन, न्यू एडिशन है, ठीक है। और छठवा क्या है, छठवा मतलब ये आर्कटिक को एक समझ लेते हैं और एंटार्क्टिक को दूसरा समझ लेते हैं, रियली सॉरी। सिक्स वाला यहाँ पे आ जाएगा, सिक्स कॉन्टिनेंटल एंटार्क्टिक आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो वो भी एक अलग तरीके से माना जाता है। फिफ्थ एंड सिक्स इज नॉट कंपलसरी, मैंने उसको कहीं और जगह पे, बहुत ही रेयर जगह पे ही देखा है। अगर मैंने 10 बुक्स पढ़े होंगे तो उसमें से मैंने तीन ही चार में देखा होगा, ठीक है। बाकी सब में मैंने ये चार ही सिर्फ देखे, तो आप लोग को चार वाला जो है वो तो पक्का याद रखना है। बाकी ये नीचे वाले तो आप लोग उसमें मतलब झालमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से रीजन है, फर्स्ट है वार्म, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस। ऐसे ओशन जो कि वार्म है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, जैसे आपका इंडियन ओशन आ गया, या आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। फिर आपका अटलांटिक का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है। आपके ऐसे पैसिफिक ओशन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, वो सारे सारे रीजन जो है ये सब आपके एयर मास के एक सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, जैसे कि आपका सहारा डेजर्ट हो गया, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट आपका थार डेजर्ट हो गया, अरेबियन डेजर्ट हो गया, ईरानियन डेजर्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स है। आपका गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, आपका नेक्स्ट नामीबिया डेजर्ट है, ये सारे के सारे डेजर्ट जो है ये सारे के सारे आपके सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स है, जहाँ पे आपके सोर्स रीजन की तरह एक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है रिलेटिवली हाई लैटिट्यूड के कोल्ड क्लाइमेट्स, ठीक है, वाले ओशंस, ठीक है। ऐसे ओशन जो कि हाई लैटिट्यूड्स पे है और कोल्ड रीजन में है। हाई लैटिट्यूड पे तो जनरली कोल्ड ही रहने वाला है, तो उसमें अलग से कोल्ड लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे भी। तो ओशन जैसे कि आपका आर्कटिक ओशन है, ठीक है, ये इसी में ऑलरेडी आ जाता है। फिर एंटार्क्टिका और पैसिफिक के जो ऊपर वाले रीजन है वो आ गए आपके, ठीक है, जो आपके रिलेटिवली हाई हाई लैटिट्यूड पे है। नेक्स्ट आपका जो नीचे आपके सदर्न पोल के पास वाले जो हाई लैटिट्यूड के रीजन में जो ओशन है वो सारे के सारे आ जाएंगे, जैसे आपका सदर्न ओशन है वो आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटिवली कोल्ड कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन द हाई लैटिट्यूड, जैसे कि आपके कनाडा है, साइबेरिया है, आपका ये सब रीजन हमेशा स्नो कवर्ड रहता है, मैक्सिमम टाइम स्नो कवर्ड रहता है। तो हाई लैटिट्यूड में और कॉन्टिनेंट के स्नो कवर्ड पार्ट का हिस्सा है, दैट इज वाई यहाँ पे कंटिन्यूसली एक हाई प्रेशर भी बना जाता है और एक यूनिफॉर्म होमोजेनियस कंडीशन भी बने जाता है, दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपके जो ये मेजर एयर मासेस टाइप्स जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। आपका फर्स्ट है मैरीटाइम ट्रॉपिकल, सेकंड है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर, और ये कॉन्टिनेंटल आर्कटिक और एंटार्क्टिक मैंने आपको बता दिया था। ये नाम कैसे किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, वो हम लोग आपको मैं आपको अब समझाता हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ के जो दो पॉइंट्स है वो आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें पहला वाला इंपॉर्टेंट, बाकी दूसरा वाला नहीं। जो ट्रॉपिकल एयर मासेस होते हैं वो हमेशा वार्म रहेंगे, जनरल सी बात है, ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा हीट पड़ती है तो ये वार्म होने वाले। और पोलर एयर मासेस जो होंगे वो रिलेटिवली कोल्ड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये इस मतलब एकदम लॉजिकल चीज़ था, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। नेक्स्ट हीट ट्रांसफर जो है आपका वार्म टू कोल्ड वो सब बहुत ही स्लो होता है, जैसे कि मैंने आपको का फ्रंटोजेनेसिस जब पढ़ाया था, मतलब फ्रंटोजेनेसिस का जब मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था उसमें आपको बताया था कि जेट स्ट्रीम के फॉर्मेशन में आपको बताया था कि दो एयर मास जब टकराते हैं तो बहुत ही स्लो स्लो एक दूसरे से मिंगल होते हैं, दैट इज वाई हीट और हीट का जो ट्रांसफर होता है बहुत ही स्लो होता है, इसकी वजह से जेट स्ट्रीम बनना, फ्रंटोजेनेसिस होना, ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। आते हैं चलिए मैप के ऊपर, तो मैप से पता चल जाएगा कि एयर मास का क्लासिफिकेशन किस तरीके से है। देखिए एकदम लॉजिकल है, एकदम कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि इतने सारे टाइप्स बता दिए सर, क्या क्या कहाँ कहाँ याद रखने वाला है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक बार बताऊंगा दिमाग पे जिंदगी भर रहने वाला है। देखिए सॉरी सॉरी देखिए इसमें क्या है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल रीजन में आया, मतलब मैरीटाइम मतलब पानी से रिलेटेड है, ओके, मतलब ये ओशन के ऊपर फॉर्म होने वाला है।
नेक्स्ट है इसका हाईलाइट क्या है, ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में ओशन पे फॉर्म होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे मैप में देखेंगे मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ये देख रहे हैं MT। नेक्स्ट यहाँ पे MT, यहाँ पे MT, ये क्या है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है। ये आपका से बता रहा है कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल रीजन में ये फॉर्म हो रहा है। तो होप करता हूँ नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे नाम दिया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन में जो मैरीटाइम के ऊपर बनेगा उसको मैरीटाइम ट्रॉपिकल या MT कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में है और कॉन्टिनेंट पे बन रहा है, इसको कहा जाएगा CT या फिर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे CT, यहाँ पे देखिए CT, ठीक है, ये आपका कॉन्टिनेंट पे है और ट्रॉपिकल रीजन में है, तो इसीलिए इसको CT कहा जाता है। देखिए देखिए, है ना। वो कहता है एकदम एकदम इजी है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, एकदम लॉजिकल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा रट के जाने की जरूरत नहीं, सब एकदम लॉजिकल है। नेक्स्ट है आपका मैरीटाइम है और पोलर रीजन में, पोलर रीजन में होते हुए ये मैरीटाइम है, मतलब ओशंस के ऊपर या पानी के ऊपर फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका आ गया, देखिए ओशंस पे फॉर्म हो रहा है आपका मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम पोलर ना, एकदम लॉजिकल है, कुछ भी समझने जैसा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल पोलार, सीधी सी बात है, इतना लॉजिक लगाने के बाद आप लोगों को समझ में आई क्या होगा कि ये पोलार रीजन में कॉन्टिनेंट्स के ऊपर फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंटल पोलार कहा जाएगा या फिर CP कहा जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसी के ऊपर यहाँ पे प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल आर्कटिक या एंटार्क्टिक जो है ये रिकॉग्नाइज चीज नहीं, जैसे मैंने आप लोग बताया कि इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 ही एयर मासेस है, 4 ही एयर मासेस के वैरायटीज हैं। ये कॉन्टिनेंटल आर्कटिक या कॉन्टिनेंटल अंटार्कटिक जो है ये अदर कुछ कुछ बुक्स में ही मुझे मिले हैं, ज़्यादा बुक्स में मिले हुए नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ पे लिस्टेड करके रखा है प्लस करके ऐसे करके कि हाँ भाई हो सकता है आप लोग को पता चला। नेक्स्ट एक और वैरायटी है जो कहीं कहीं देखने को जैसे यहाँ पे देखने को मिल रही है ME, ये देखिए ME हम लोगों ने कहीं पे मेंशन नहीं किया, हम लोग के पूरे आपका जो क्लासिफिकेशन देखा उसमें कहीं पे भी ME नहीं है यहाँ पे, लेकिन ME का सिंपल सा मतलब ये है एक्चुअली मैरीटाइम ट्रॉपिकली, लेकिन इसको E का मतलब इक्वेटर है, मैरीटाइम इक्वेटोरियल, कहीं कहीं पे ऐसा लिस्टेड कर देते हैं कि भाई इक्वेटर में जो फॉर्म हो रहा है उसको कहा जाता है, हालांकि सब आएगा मैरीटाइम इक्वेटोरियल रीजन में। जैसे आपका यहाँ पे आर्कटिक एंटार्क्टिक हो रहा था, इसीलिए इसको सेपरेट कैटेगरी बनाया है कि मैरीटाइम इक्वेटोरियल रीजन में जो बंदा इक्वेटर पे जो बंदा है उसको मैरीटाइम इक्वेटोरियल कहा जाएगा एयर मास, ठीक है, या फिर ME कहा जाएगा। जबकि ये कोई अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है, मैंने आपको बताया सिर्फ 4 ही क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में आपको जानना है। यहाँ पे चूहा आ गया, ठीक है इसके लिए मैं झचक गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आते हैं हम लोग बारी बारी से एक एक से जो एयर मासेस हैं उनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर सारे जो एयर मासेस हम लोग डिस्कस किए जो 4 प्राइम एयर मासेस है उसके बारे में बारी बारी से डिस्कस करके फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है कोल्ड एयर मासेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। इट इज एसोसिएटेड विद इनस्टेबिलिटी एंड एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस, ये इसका प्राइम फैक्टर है, ये जहां पे जाएगा वहां पे इंस्टेबिलिटी पैदा होगी और एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस पैदा होगा। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। कोल्ड एयर मास किसके रिलेटिवली कोल्ड है, नीचे जो जमीन है उसके रिलेटिवली कोल्ड है। जब तक समझिए कि आपका बना है साइबेरिया के ऊपर, ओके, साइबेरिया के ऊपर आपका एयर मास डेवलप हुआ, अब ये साइबेरिया के ऊपर है तो कोल्ड एयर मास वहां पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये मूव करेगा किसी और जगह पे जहां पे नीचे टेम्परेचर हाई होगा, नीचे टेम्परेचर हाई होगा और ऊपर कोल्ड एयर मास जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंस पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे हीट है, नीचे गर्माहट है और ऊपर कोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर होगा कोल्ड की तरफ, सीधी सी बात है, हम लोगों ने देखा था कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगा, हीट का ट्रांसफर इसी तरीके से होगा, जहाँ पे हीट ज्यादा होगी वहां से लो की तरफ जाएगी, तो जमीन से हीट ट्रांसफर होगी आपके कोल्ड एयर मास में। अब कोल्ड एयर मास के अंदर जब हीट का ट्रांसफर होगा तो सीधी सी बात है वो टर्बुलेंस पैदा करेगा, क्योंकि अब उसकी अंदर की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ रही है, वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो रहा है, और जितनी गर्माहट होगी उतना ही वो बादल जो घुमड़ घुमड़ के आते हैं वो हो जाएगा, बड़े बड़े मतलब लेयर ऑफ थंडरस्टॉर्म जैसा कंडीशन बन जाएगा, काफ़ी बड़े बड़े बादल वगैरह फैल जाएंगे और यहाँ पे बारिश ड्रिजल वगैरह भी होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इट इज एसोसिएटेड विद इंस्टेबिलिटी एंड एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस, यहाँ तूफान आना, फ्रंटोजेनेसिस होना या साइक्लोनिक स्टॉर्म्स वगैरह आना, ये सब भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखा जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड सोर्स के रीजन्स वगैरह जिनका प्राइम अगर हम लोग को देखना हो तो आर्कटिक रीजन है, फिर साइबेरिया है, नॉर्दर्न कनाडा है, आपका सदर्न ओशन वाला रीजन है, ठीक है। वार्म एयर मास की बात करें तो इट इज कंसिडर एसोसिएटेड विद स्टेबल वेदर कंडीशन, वार्म एयर मास जो है वो स्टेबल एयर कंडीशन का सूचक है। क्यों? अब ये समझिए कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आप लोग ने इसको फॉर्म किया सहारा के डेजर्ट पे, ठीक है, सहारा के डेजर्ट के ऊपर ये फॉर्म हुआ, अब ये मूव कर रहा है किसी
कूलर रीजन पे, ठीक है, जिस जहाँ पे थोड़ा सा कूल एरिया है। तो ये ऊपर हाई टेम्परेचर है और नीचे लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो सीधी सी बात होने वाली है कि लो टेम्परेचर की तरफ आपका हीट का ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जमीन है ना, जमीन तो सारा का सारा हीट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेने वाला है। अनलाइक द क्लाउड्स, क्लाउड्स जो आपका ऊपर वाला एयर मास था, इससे पहले वाला मैंने जो कोल्ड एयर मास में बताया कि यहाँ से हीट जो ट्रांसफर होगी वो कोल्ड एयर मास एब्जॉर्ब करेगा, और फिर थंडरस्टॉर्म एंड वॉल्केनिक बोला साइक्लोनिक इवेंट्स वगैरह आएंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा होने वाला है, यहाँ पे क्लाउड से हीट का ट्रांसफर हो रहा है हीट जमीन की तरफ, तो जमीन क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा स्टेबल बन जाएगा, एकदम इंटेंस जो कूलिंग हो रही थी, इंटेंस जो ठंडी पड़ रही थी, उससे थोड़ा लोगों को निजात मिलेगी, एक अच्छा ब्यूटीफुल क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जनरली कंसिडर किया जाता है एज ए स्टेबल, ठीक है। ये इस चीज़ का सूचक होता है कि स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है, मतलब एक अच्छा वार्म मास बन रहा है, अच्छा बन रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब कहाँ कहाँ पे बन रहा है, तो सारा डेजर्ट में बनेगा, ट्रॉपिकल ओशंस पे बनेगा, ठीक है। अब आते हैं बारी बारी से एक एक क्लासिफिकेशन को देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो ही है आपका, पोलर एयर मासेस और क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल एयर मासेस, ठीक है। ट्रॉपिकल एयर मास में ट्रॉपिकल रीजन में बनेगा और पोलर रीजन में बनेगा, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। उसको फर्दर डिवीजन कैसे किया जाता है, कॉन्टिनेंट और ओशन के बेसिस पे, ओशन वाले को मैरीटाइम कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चार वैरायटीज, दो और फर्दर डिवीजन। इसके अलावा भी कुछ कुछ बुक्स के अंदर और भी फर्दर डिवीजन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमिडिटी कंटेंट, ठीक है। हालांकि उतना डीप में हम लोग को जाना नहीं है, वो जो ऑप्शनल ज्योग्राफी वाले होते हैं उनके लिए होता है, तो मैंने उसको पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि जीएस का पोर्शन नहीं है, ठीक है। और ऑप्शनल का जो जितना आप लोग को एग्जाम में आएगा वो इसी से रिलेटेड आएगा, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उसमें ह्यूमिडिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो अलग से आता है, एनाबेटिक कैटाबेटिक का बात होता है, वो देखेंगे आप लोग सविंदर सीखो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इस पे, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, ये फर्स्ट एयर मास हो गया। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास कहाँ पे बनने वाला है, ये आर्कटिक बेसिन में, नॉर्दर्न अमेरिका या फिर कनाडा की बात की जा रही है, यूरेशिया एंटार्क्टिका के रीजन में ये बनने वाला, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई कोल्ड एंड स्टेबल कंडीशंस, ठीक है। ये आपका कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास है, तो पोलर रीजन में है तो ठंडक होगी, ड्रायर कंडीशंस होंगे, और कॉन्टिनेंट पे बन रहा है, ठीक है। मैरी टाइम होता तो इसके अंदर मॉइस्चर होता, लेकिन ये कॉन्टिनेंट के ऊपर बन रहा है तो इसके अंदर मॉइस्चर की एब्सेंस होगी, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होगा, दैट इज वाई इट विल बी मोर ऑफ ड्राई, इट विल बी कोल्ड बिकॉज इट इज फॉर्मिंग इन द पोलर रीजन में फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से ये कोल्ड होगा, ड्राई होगा, और स्टेबल कंडीशंस आएंगे, क्योंकि इसके अंदर वाटर नहीं है, पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो फिर स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बारिश वगैरह होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। इसके वजह से फ्रिजिड कंडीशंस आएंगे, क्लियर एंड स्टेबल स्काई रहेगा, ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इससे एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स वगैरह आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, ये सब भी हम लोग ये सब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ के कि वेदर कंडीशन कैसे इफेक्ट होने वाले, उतना आप लोग को समझ में आएगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप लॉजिक लगा लो कि भाई ड्रायर है तो इससे क्या हो सकता है। ड्रायर अगर है, ठीक है, ड्राई है अगर आपका एयर मास, और दूसरा जो मैरी टाइम एयर मास आएगा टकराएगा, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, फ्रंटोजेनेसिस होगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स वगैरह आएंगे, वहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स बनेगा, एकदम लॉजिकल, इसमें कुछ अलग से हार्ड एंड फास्ट रूल वगैरह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये इसका दिखा देता हूँ आपका कॉन्टिनेंटल पोलर मास, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, इस रीजन में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैरीटाइम पोलर एयर मास, तो जैसे जैसे मैंने बताया कॉन्टिनेंट पे बनता है तो फिर ड्राई होगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो मॉइस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कूल होने वाला है, मॉइस्ट हो जाएगा, और ये अनस्टेबल होगा क्योंकि इसके अंदर पानी है, ठीक है, इसका मॉइस्चर है, तो ये अनस्टेबल होने वाला है, इसके अंदर हीट का ट्रांसफर हो रहा है रेगुलर बेसिस पे। और ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आपका सेम उसी रीजन में, मतलब 40 to 60 लैटिट्यूड्स के बीच में ही हो रहा है, लेकिन ये ओशंस के ऊपर हो रहा है, वो कॉन्टिनेंट के ऊपर हो रहा था, ये ओशंस के ऊपर बन रहा है, ठीक है। दैट इज वाई इट विल बी मोर ऑफ कूल, ये कोल्ड नहीं होगा, कूल होगा, ड्राई नहीं होगा, मॉइस्ट होगा और अनस्टेबल होगा, एंड जस्ट ऑपोजिट टू द आपका कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पोलर रीजन का हो गया, अब ट्रॉपिकल रीजन पे आते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे इसको दिखा दूँ आप लोग को, मैरीटाइम पोलर यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए मैरीटाइम पोलर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास पे, तो ये आपका कहाँ बन रहा है, आपके ट्रॉपिकल रीजन में कॉन्टिनेंट के ऊपर फॉर्म हो रहा है, जैसे कि आपका सहारा, वेस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो डेजर्टिक रीजन है जहाँ पे काफ़ी डेजर्ट बड़े बड़े है, वहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। तो ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्म हो रहा है तो एक तो डेजर्ट के ऊपर फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा, ड्राई होगा,
हॉट होगा और स्टेबल होगा, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर की कंटेंट है ही नहीं, तो फिर स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। मॉइस्चर होता तो फिर अनस्टेबिलिटी आती, ड्राई होगा, हॉट होगा, और ये क्या बोलते हैं, स्टेबल होगा, ठीक है, इस तरीके से पाया जाएगा। नेक्स्ट, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, तो ये क्या, जस्ट उसका ऑपोजिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। ये कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो सकता है, मैक्सिकन गल्फ में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिक्स के अदर ओशंस वगैरह के रीजन में ये फॉर्म हो सकता है, या इंडियन ओशन भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म होगा और ये वार्म होगा, ठीक है, गर्म, ये हॉट नहीं होगा, वार्म होगा, ह्यूमिड होगा क्योंकि इसके अंदर वाटर है, एंड अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर वाटर है, मॉइस्चर है, ठीक है। दैट इज वाई इट विल बी मोर ऑफ अनस्टेबल, माइल्ड, ह्यूमिड, ठीक है। इन दोनों को भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल्स है और ये आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल है, ठीक है। ये आपका कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है और ये आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल है। ये भी आपके मैरीटाइम इक्वेटोरियल जो है, ये भी मैरीटाइम ट्रॉपिकल ही लिखा जाता है, ठीक है। होप करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया। यही आपका एयर मास था। एयर मास में इससे ज़्यादा आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं, ना ही कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत है। इतना पढ़ डाला तो फिर एज यूजुअल झिंगा लाला। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ और आप लोग से कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। चलिए बाय।